Hello everyone, welcome to Tech Exam Institute. This is Vivek. Let's begin. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आपकी प्रिपरेशंस कंटिन्यूस सही चलती रहे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पैटर्न अलावेंसेस के बारे में। जो पीछे लेक्चर हमने डिस्कस किया था, प्रीवियस लेक्चर जो से पहले था, वो था पैटर्न। उसमें हमने पैटर्न्स के बारे में बताया था। अब दोस्तों हम सभी जानते हैं जब हम लोग पैटर्न बनाएंगे, उसके बाद जब हम उस पैटर्न से कास्टिंग बना रहे होंगे तो कास्टिंग के जो पैटर्न का साइज़ होगा उसी साइज़ की हमारी कास्टिंग बनेगी। ठीक है ना। तो क्या होता है कि उसके साइज़ की कभी कभी क्या होता है कि उसके साइज़ की नहीं भी बनती है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि हमारा जो लिक्विड मेटल होता है जब उसमें हम फिल करते हैं तो वो थोड़ी देर बाद क्या होता है, श्रिंक हो जाएगा। अंदर जाने के बाद जो पैटर्न का साइज़ था उससे छोटा हो जाएगा। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए, ठीक है, हम लोग अलावेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास कुछ अलावेंसेस होते हैं पैटर्न में जो हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहला आपका होता है श्रिंकेज अलावेंस। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो श्रिंकेज अलावेंसेस ही है और इसी के बारे में हम पहले बात करने वाले हैं। उसके बाद हम ये फर्दर सारे देखने वाले हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे श्रिंकेज अलावेंस। उसमें जो श्रिंकेज अलावेंस होता है ये तीन टाइप का होता है। ठीक है, जैसे सबसे पहला जो आपका होता है वो होता है लिक्विड श्रिंकेज। जो सेकंड होता है आपका वो होता है सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। और आपका जो तीसरा होता है वो होता है सॉलिड श्रिंकेज। अब ये लिक्विड श्रिंकेज, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज और सॉलिड श्रिंकेज क्या होते हैं उसके ऊपर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों लिक्विड श्रिंकेज क्या होता है? जब भी हम लिक्विड मेटल को मोल्डिंग कैविटी में जब हम लोग फिल करते हैं तो जाहिर सी बात है उसका टेम्परेचर बहुत हाई होगा। और जैसे ही हम उसको माउल्ड कैविटी में फिल कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात उसका टेम्परेचर हल्का सा गिरेगा। वहाँ पे जो श्रिंकेज हल्का सा आता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड श्रिंकेज। दोस्तों जो अब बताने जा रहा हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कास्टिंग का, श्रिंकेज अलावेंस। ठीक है, इसके बारे में बहुत पूछा जाता है हर एग्जाम्स में, तो प्लीज़ इसको ध्यान से समझिएगा। लिक्विड अलावेंस क्लियर हो गया। दूसरा आता है आपका सॉलिडिफिकेशन अलावेंस, श्रिंकेज अलावेंस। सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज अलावेंस में क्या होता है? मान लीजिए आपका जो लिक्विड मेटल आपने उसमें फिल किया है, अब वो लिक्विड मेटल जब अंदर जा चुका होता है तो वो अब क्या होता है, फेज ट्रांसफ़र कर रहा होगा। उसका कुछ टेम्परेचर होगा, वो फ्रीजिंग टेम्परेचर तक जाएगा ना, तो वहाँ पे कुछ फेज ट्रांसफ़र हो रहा होगा। ठीक है, उस फेज ट्रांसफ़र के टाइम पे जो श्रिंकेज हो रहा होगा ना, उसको हम लोग सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज बोलते हैं। और सबसे लास्ट जो आता है सॉलिड श्रिंकेज। अब क्या होता है कि आपकी कास्टिंग पूरी तरह से सॉलिड हो चुकी है लेकिन उसका टेम्परेचर अभी भी एम्बिएंट टेम्परेचर से ज़्यादा है। तो उसी टेम्परेचर, अब एम्बिएंट टेम्परेचर ज़्यादा है तो उस एम्बिएंट टेम्परेचर से जो ज़्यादा टेम्परेचर होता है उसको एम्बिएंट टेम्परेचर में जब आता है तो उस टाइम पे जो श्रिंकेज हो रहा होगा ना, वो होता है सॉलिड श्रिंकेज। अब दोस्तों आप जो लिक्विड श्रिंकेज जो आपका होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। आपका जो लिक्विड श्रिंकेज होता है एंड सॉलिडिफिकेशन, ये दोनों श्रिंकेज जो होते हैं ना, इनको हम लोग कैसे कंपनसेट कर सकते हैं? उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कास्टिंग में राइज़र का इस्तेमाल करते हैं। अब ये राइज़र क्या है, कुछ नया टर्म आ गया है, इसके बारे में पहले थोड़ा बता देता हूँ फिर मैं बताता हूँ आगे। मान लीजिए आपकी कोई कास्टिंग है ये, ठीक है, हमने यहाँ से इसमें लिक्विड मेटल को फिल किया। ठीक है, तो इस कास्टिंग के ऊपर हम क्या करते हैं, सैंड में एक ऐसे कैविटी बना देते हैं कि यहाँ से जब भी लिक्विड मेटल आपका अंदर आता है
तो वो यहाँ पे जब फिल होगा तो वो इसमें भी फिल हो जाता है, ठीक है। अब जैसे कास्टिंग अगर श्रिंक होती भी है तो वो यहाँ से लिक्विड मेटल यहाँ से लिक्विड मेटल अंदर लेती रहेगी, और वो अपनी जो पूरा जो उसका जो साइज़ होता है उसको कांस्टेंट रखेगी इस लिक्विड से, ठीक है। और इसी को ही हम लोग बोलते हैं, इसी यही जो श्रिंकेज होता है लिक्विड श्रिंकेज और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, ये हम लोग राइजर से ही इसको कंपनसेट कर लेते हैं। लेकिन जो आपका सॉलिड श्रिंकेज होता है ना, अब सॉलिड श्रिंकेज में तो हमारी कास्टिंग पूरी तरह से सॉलिड हो चुकी है, ठीक है ना। अब उसको हम लोग कैसे कंपनसेट करेंगे? उसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैटर्न को, मान लीजिए आपका ये अगर कास्टिंग है तो पैटर्न को हम लोग थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, जिससे कि अगर वो श्रिंक हो भी जाएगा तो उसके बाद जो आपकी कास्टिंग बन के मिलेगी आपको, वो आपकी सेम साइज़ की होने वाली है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब इसमें बहुत ज़्यादा ही जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू समझाने वाला हूँ पूरी सारी बातें। ये ग्राफ जो होता है ना दोस्तों, ये होता है टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। इसमें अभी हमारी कास्टिंग का टेम्परेचर जो है वो पोरिंग टेम्परेचर पे है इस टाइम, ठीक है, कुछ यहाँ पे पोरिंग टेम्परेचर पे है। और उसको जैसे ही हम कास्टिंग के अंदर फिल करने लगते हैं तो वो पोरिंग टेम्परेचर से कुछ टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। कुछ यहाँ आ गया मान लीजिए, कुछ ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद वो अपने इस टेम्परेचर से, ये आपका पोरिंग टेम्परेचर से यहाँ पे आ गया। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे आपका फेज चेंज होगा। और फेज चेंज में आप जब भी जानते हैं फेज चेंज में आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, तो उस टाइम पे टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा, कुछ यहाँ पे आ गया, ठीक है। फेज चेंज के बाद अब वो कुछ हमारी कास्टिंग सॉलिड हो चुकी है, अब सॉलिड से वो एम्बिएंट टेम्परेचर पे जाएगी और कुछ इस तरह से ये ग्राफ आएगा। इसका हम कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी एंड डी। दोस्तों हमने जो जितना भी ऊपर बताया, ये जो आपकी लाइन है ये शो करती है आपकी लिक्विड श्रिंकेज को, ठीक है। और आपकी जो ये लाइन जो होती है ये शो करेगी आपकी सॉलिडिफिकेशन, श्रिंकेज को। और सबसे जो इम्पोर्टेंट लाइन, ये लाइन जो होती है ना, ये शो करेगी आपकी सॉलिड श्रिंकेज को। कितना समझ में आ गया होगा पूरी तरह से, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो श्रिंकेज होता है ना पूरी कास्टिंग में, वो यही होता है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं, अब बात करने वाले हैं मशीनिंग। अब ये मशीनिंग अलाउंस क्या होता है वो डालेंगे। नंबर 2 जो आपका था वो था और फिनिशिंग। दोस्तों मशीनिंग एंड फिनिशिंग अलाउंस क्या होता है? मान लीजिए आपकी कास्टिंग बनकर तैयार हो गई। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको कि जब भी आपकी कास्टिंग बन के आती है तो उसकी सरफेस फिनिश जो होती है वो बहुत ही बेकार होती है, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, कास्टिंग को थोड़ा सा, उसका जो पैटर्न होता है वो थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे,
ठीक है। कास्टिंग के जितने जो हमारे डिज़ायर्ड शेप होगा उससे थोड़ा बड़ा बनाएंगे, जिससे क्या होता है बाद में हम उसको मशीनिंग के थ्रू उसको शेप को स्मूथ कर सकें। ठीक है, जिससे हमारी कास्टिंग जो आपका जो एग्जैक्ट कास्टिंग बन के आएगी उसका थोड़ा सा जब मशीनिंग करेंगे तो उसका साइज़ थोड़ा छोटा हो जाएगा। और वही जो जब छोटा हो जाएगा उसके बाद भी जो हमारा जो प्रोडक्ट बचने वाला है वो हमारा मेन प्रोडक्ट बनने वाला है। वही इसी उसी को हम लोग बोलते हैं मशीनिंग एंड फिनिशिंग अलावेंस। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या था, उसकी हम लोग बात करते हैं ड्राफ्ट अलावेंस की। ड्राफ्ट और टेप अलाउंस बोलते हैं इसको। ड्राफ्ट एंड टेप अलाउंस में क्या होता है हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों क्या होता है कि हम लोग जब भी अगर मान लीजिए आपका ये आपका को बॉक्स था। ठीक है, आपने इसमें एक पैटर्न को रखा इस तरह से। ठीक है, और ये आपकी पूरी सैंड स्मिथी है। तो क्या हो रहा है आप देख रहे हैं कि आपका जो सरफेस एरिया आपका जो पैटर्न है वो काफ़ी इसने ले रखा है, काफ़ी सरफेस एरिया इसमें कवर कर रखा है। तो जाहिर सी बात है जब हम इस पैटर्न को यहाँ से रिमूव कराएंगे तो इतना सरफेस एरिया इस सैंड के टच में आ रहा है, तो जब इसको रिमूव कराएंगे हो सकता है कि हमारा जो कैविटी बनने वाली है वो ख़राब हो जाए जब इतना सरफेस एरिया आ रहा है। इसीलिए हम क्या करते हैं अपने पैटर्न को थोड़ा सा टेपर बना देते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, अब मान लीजिए आपका ये हो गया। अब जब इसको हम रिमूव करेंगे तो हल्का सा पहले ये यहाँ पे जैसे ही रिमूव होके आएगा ना उसके बाद आपको देखेंगे कि सरफेस एरिया कम होता जा रहा है और आसानी से ये निकल के आ जाता है। ठीक है, इसमें छोटे मोटे कुछ न्यूमेरिकल पूछ दिए जाते हैं, जैसे कि आपका ये टेपर्ड पैटर्न है। इस टेपर्ड पैटर्न में अगर हम यहाँ से ये डॉटेड लाइन इसको मिला देते हैं, ये जो एंगल होता है ना थीटा, इसी को हम लोग टेपर एंगल बोलते हैं। ठीक है, और ये जो लेंथ होती है ना दोस्तों इसको हम बोलते एक्स, ये एक्स लेंथ हो जाती है। और ये जो हाइट होती है इसको हम ले लेंगे एच। तो एक्स इज इक्वल टू एच टेन थीटा। और कुछ नहीं होता है, बस इसी पे छोटा सा न्यूमेरिकल आ जाता है, ये तो आपने 9th में पढ़ा होगा। बहुत ही सिंपल चीज़ है, ट्रिग्नोमेट्री है। ओके, और जो आपका टेपर्ड एंगल जो थीटा होता है ना दोस्तों, थीटा ये हाफ डिग्री से 2 डिग्री तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपका होता है क्या है आपका शेक अलावेंस। ठीक है, अब दोस्तों शेक अलावेंस क्या होता है, मान लीजिए आपने पैटर्न बनाया। ठीक है, और पैटर्न बनाने के बाद वही है, मान लीजिए आपने टेपर्ड दे रखा था। आप टेपर्ड के बाद उसको क्या करते थे सरफेस एरिया कम कर रहे थे। इसमें क्या करेंगे हमारा जो पैटर्न जब पूरी तरह से उसमें आपका सैंड के चारों तरफ दबा होता है तो उसको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए आपका ये बॉक्स था। ठीक है, और आपका ये हमारा पैटर्न यहाँ पे फंसा हुआ है इसमें। तो हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा इधर उधर इस साइड और इस साइड हल्का सा शेक कर देते हैं यहाँ से। इसको पकड़ के और इधर उधर थोड़ा सा शेक कर देंगे जिससे यहाँ पे थोड़ी सी कैविटी बन जाती है कुछ इस तरह की। ये कैविटी बन जाएगी आपकी। ठीक है, ये अब इसको हम आसानी से बाहर रिमूव कर सकते हैं। यही शेक अलावेंस होता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये होती है जो शेक अलावेंस होता है ना, इसको हम लोग निगेटिव अलावेंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं निगेटिव अलावेंस, क्यों बोलते हैं निगेटिव अलावेंस, क्योंकि
इसमें हमारा जो पैटर्न होता है ना, उसको हम कास्टिंग से बड़ा बनाते ही नहीं हैं। आपकी जो भी कास्टिंग होगी ना, उसी के साइज़ का अगर हम पैटर्न बना लेंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम उसको शेक करने वाले हैं, तो कास्टिंग की जाहिर सी बात है साइज़ तो अपने आप बढ़ने वाली है। इसलिए हम लोग इसको निगेटिव अलावेंस भी बोलते हैं। ठीक है। जो नेक्स्ट आने वाला है वो होता है आपका डिस्टॉर्शन अलावेंस। दोस्तों, डिस्टॉर्शन अलावेंस में क्या होता है, मान लीजिए आपका ये आपका पैटर्न है, ठीक है, कुछ इस तरह का पैटर्न है। इसको आपने सैंड में प्लेस कर दिया, ये आपकी सैंड थी, इसमें आपने प्लेस कर दिया। बाद में आप क्या देखते हैं, पैटर्न को हटाने के बाद जब उसमें लिक्विड मेटल भरते हैं, वो सॉलिडिफाई होने के लिए रखते हैं, तो देखते हैं आपकी कास्टिंग कुछ इस तरह से टिल्ट हो जाती है किसी एंगल पे। ठीक है, ये जो एंगल, इस एंगल पे टिल्ट हो जाती है। ठीक है। इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग डिस्टॉर्शन अलाउंस का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पैटर्न को पहले से ही किसी आउटर एंगल पे मोड़ देते हैं। जिस एंगल पे हमारी कास्टिंग मोड़ रही होगी उसके अपोजिट साइड में उसको मोड़ देते हैं। ठीक है। उसके बाद हम पैटर्न को रिमूव करके जब हम लोग कास्टिंग बनाते हैं, तो हमारी कास्टिंग जब फाइनल बनती है, तो हमारी जो हमको डिज़ायर्ड इफेक्ट होता है वो हमको मिल जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का ये। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, ये लेक्चर आपको पसंद आया, कुछ नया सीखा है, तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए।